आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ी सी मैं अपनी हार्ट बीट कंट्रोल कर लूं। यार मैं जब वीडियो बनाने के लिए बैठता हूं ना, तो मेरी एक आदत है, मैं बिल्कुल कोई 5 मिनट पहले अपना टेबल वगैरह एक दफा सेट करता हूं, बॉल्स को सेट करता हूं, टेबल थोड़ा साफ कर लेता हूं, कप थोड़ा सीधा करके रख लेता हूं। और इसी चक्कर में ना, ये हमारी आज जो एशेज की ट्रॉफी है, आपको याद होगा ये मैं लंदन से लेके आया था स्टूडियो के लिए। ये टेबल साफ करते हुए ना मेरे हाथ से नीचे गिर गई आज। और जब ये नीचे गिरी है तो मैं मेंटली रेडी हो गया था कि लो भट्टी साहब थोड़ी एशियस की ट्रॉफी गई, ऐ नहीं बचती। नीचे लॉर्ड्स भी लिखा हुआ है। तो मैं मेंटली रेडी हो गया था कि आज ऐ नहीं बचती। लेकिन शुक्र है नीचे कारपेट था तो इसको कुछ नहीं हुआ। हालांकि मैं बहुत ज्यादा एहतियात करता हूं, मतलब जो हमारे स्टूडियो का ये वाला हिस्सा है ना, टेबल हो गया, पीछे वो हमारी वॉल हो गई, उसके ऊपर वो तस्वीरें हो गई, वो कारपेट हो गया, बैट हो गया, वो पैड हो गए, ये पीछे वाली वॉल हो गई, जो हमारा ये वाला एरिया है, ये मैं खुद अपने हाथ से साफ करता हूं। मतलब जो भी हमारे भाई हैं जो सफाई करने आते हैं ऑफिस, जिनको हमने रखा हुआ है इस काम के लिए, वो सिर्फ बाकी हिस्सा साफ करते हैं, यहां अलाउ ही नहीं है। ये बड़ी एक ऐसी जगह है, इसको मैं अपने हाथों से साफ करता हूं और ये आदत मैं हमेशा अपने अंदर रखना चाहता हूं। इस जगह की बड़ी वैल्यू है, सामने वाली कोई भी साफ कर दे, लेकिन ये वाली जो जगह है ना, ये अपनी जगह है, इसको मैं खुद अपने हाथों से आज खराब करने लगा था, तो बच गई है हमारी ट्रॉफी। एनीवेज, आज की वीडियो भाई साहब मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक गर्म हुआ हुआ है पाकिस्तान की मार्केट में, जिसको मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं। बचपन में क्या मतलब, जब से हमें घर वालों ने अलाउ किया कि हम थोड़ा ज्यादा टीवी देख सकते हैं, जब रिमोट कंट्रोल का कंट्रोल हमारे हाथों में आ गया, आज से पता नहीं कितने साल पहले, तो तब से क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिबेट मैं हमेशा सुनता था। अब जाहिर बात है पाकिस्तान में हमारे पास कोई बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं होती थी। अगर आज से हम कोई लेट से 12, 13, 14, 15, 16 साल पीछे चले जाएं, तो हमारे पास क्रिकेट के नाम पे क्या ऑप्शंस थी, कौन से ज्यादा टॉक शोज यहाँ पे होते थे, वही एक आधा चैनल। और जियो सुपर पहला चैनल आया, स्पोर्ट्स की हमने खबरें पहली दफा सुनना शुरू की। फिर जियो न्यूज पे दोपहर को भी शो आता था, रात को भी शो आता था, तो ज्यादा ऑप्शंस नहीं थी हमारे पास। तो मैं जब बड़ा हो रहा था, तो एक बात मैं हमेशा सुनता था कि कराची की क्रिकेट को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये सुन सुन के मैं बड़ा हूं। सो आई एम फ्रॉम लाहौर, आई लिव इन लाहौर। मैंने कराची किंग्स के लिए एक पीएसएल में उनकी डिजिटल टीम में काम किया हुआ है। अब मैं लाहौरी हूं, मैं लाहौर में रहता हूं। ये एक दफा दोबारा से बताने का मकसद ये है कि लोगों को क्लियर हो जाए, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि मैं कराची में रहता हूं, मैं कराची का हूं, क्योंकि मैंने कराची किंग्स के साथ काम किया हुआ है, तो लोगों को बेसिक चीजें बतानी पड़ती हैं। तो बहुत ये मेरे दिल के करीब है टॉपिक, और आजकल अगेन गर्मा गर्म ये टॉपिक मार्केट में हमारे पुराने सहाफी ये डिस्कस कर रहे हैं। कायदे आजम ट्रॉफी, ये 68th एडिशन था जो कायदे आजम ट्रॉफी का हुआ, और कराची ने ये फाइनल जीता, सियालकोट को फाइनल हराया, लाहौर में ये फाइनल हो रहा था। कराची कायदे आजम ट्रॉफी में था ही नहीं, मतलब जो इनका तरीकाकार था, जो मॉडल था, उसके मुताबिक 6 टीमों ने खेलना था और 2 ने उनको ज्वाइन करना था हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी से क्वालिफिकेशन के जरिए, यानी 8 टीमों का यह टूर्नामेंट था। अब जब यह फाइनल हो गया कि जो कराची की टीम है वो 7वीं और 8वीं टीम भी नहीं बन पाई, तो वो जो पाकिस्तान क्रिकेट में एक मसले मसाइल होते हैं ना रीजन्स के आपस में, कि कराची तो क्रिकेट का सेंटर है, कराची ने तो फलां क्रिकेटर दे दिया, कराची को तो होना ही चाहिए, वो तो एक ऑटोमेटिक चॉइस होनी चाहिए, ये सारी बातें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे प्रेशर आया, उन्होंने अपना फॉर्मूला चेंज किया। अब जाहिर बात है 9 टीमों का तो आपने टूर्नामेंट करवाना नहीं था, 8 टीमें थी तो आपने बैलेंस भी करना था। आपने फिर 2 टीमों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शामिल किया हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी से, तो मजीद 2 टीमें ऐड की गई, एक कराची एक मुल्तान। और कराची जो कि टूर्नामेंट नहीं खेल रही थी, वो टूर्नामेंट का फाइनल जीत गई,
बल्कि वो कायदे आजम ट्रॉफी के जो 68 एडिशन आज तक हुए हैं, कराची ने अपना 22वां एडिशन कल जीता है। अब सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यह है, बाय द वे एशेज पे भी आएंगे, लेकिन थोड़ी सी अपने मुल्क की बात पहले करनी चाहिए हमें। पहला सवाल तो मेरा आपसे यह है कि क्या कराची एक बहुत बड़ा सेंटर है, ये वजह काफी है, या लाहौर एक बहुत बड़ा सेंटर है, ये वजह काफी है उनको ऑटोमेटिक क्वालिफाई करवाने के लिए? इस बात को हम एक साइड पे रख देते हैं। मैं फुटबॉल नहीं देखता, आप सॉकर कह लें, फुटबॉल कह लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह मुझे पता है कि जो कतर ने पिछला फीफा वर्ल्ड कप करवाया था वो एक शानदार वर्ल्ड कप था। एक तो वो एक हमारे रीजन में था कतर, ये बिल्कुल पास खड़ा हुआ है, 2-2.5 घंटे की फ्लाइट है, तो उस वजह से भी बड़ा इंटरेस्ट था कि यार कतर ने स्टेडियम बनाए हैं, कतर कैसे फीफा वर्ल्ड कप करवाता है। फिर वो रोनाल्डो मेसी की एक डिबेट भी बहुत ज्यादा चलती है, जो डिसाइड करने वाले हम तो बेसिकली क्रिकेट वाले कोई नहीं होते, क्योंकि हमारी वो डोमेन नहीं है। फीफा वर्ल्ड कप की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं, अभी कुछ घंटे पहले जो कि अगला फीफा वर्ल्ड कप है उसके ड्रॉज अनाउंस किए गए हैं, और लास्ट टाइम कतर में वर्ल्ड कप किसने जीता था? मेसी ने। मेसी किस टीम से खेलता है? अर्जेंटीना से। इतना हमें पता है, इससे ज्यादा नहीं पता। अब क्या अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप जीत के डायरेक्ट क्वालिफाई किया था अगले वर्ल्ड कप के लिए, जो कि अब खेला जाएगा अमेरिका और कनाडा में? नहीं, अर्जेंटीना को भी क्वालिफाई राउंड से गुजरना पड़ा। ऑटोमेटिकली क्वालिफिकेशन किसने की है या कौन करता है? जो होस्ट कंट्रीज हैं। अब हमारी क्रिकेट में क्या होता है, अगर वर्ल्ड कप यूएसए में हो रहा है तो यूएसए ने क्वालिफाई किया हुआ था, क्योंकि वो एक होस्ट कंट्री है। अब ये वाला वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका में है, मिसाल के तौर पे अगर इंडिया श्रीलंका कभी टॉप 20 की भी टीमें नहीं रहती और ये वर्ल्ड कप इंडिया श्रीलंका में हो रहा है, तो वो होंगे, 100% होंगे। मिसाल के तौर पे अगला वर्ल्ड कप क्रिकेट का कनाडा में हो रहा है, कनाडा की टीम क्वालिफाई नहीं करती, वो फिर भी हिस्सा लेगी क्योंकि वो होस्टिंग नेशन है। ये एक तरीकाकार होता है। तो अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी क्वालिफाई राउंड खेल के क्वालिफाई की है। तो कराची, लाहौर, सियालकोट, ये डिबेट हम आज भी क्यों करते हैं? अगर कराची ने क्वालिफाई नहीं किया था और हमारा जो कराची का मीडिया है वो इस पे आवाज उठा रहा है कि नहीं यार कराची को तो ऑटोमेटिकली होना चाहिए, कराची ने पाकिस्तान को बहुत बड़े नाम दिए हैं, तो ये फैसला मैं आपके हाथों में छोड़ रहा हूं। अगर आप मेरे से पूछें तो मुझे तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कराची हो, मुल्तान हो, सियालकोट हो, आई डोंट गिव ए डैम। जो टीमें क्वालिफाई करती हैं, मिसाल के तौर पे 8 टीमें आपने खिलानी है, जो 8 टीमें क्वालिफाई करती हैं वो खेलें। अब उसमें कराची हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें लाहौर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें फैसलाबाद हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चीजों को हमने आसान रखना है। एनीवेज, ये जो कायदे आजम ट्रॉफी का फाइनल हुआ, ये कायदे आजम ट्रॉफी को मैं अपने तरीके से रिव्यू करूंगा, और ये कोई टिपिकल रिव्यू आपको यहां पे नहीं मिलने वाला कि टॉप 3 बैटर्स ये थे, टॉप 5 बॉलर्स ये थे। वो चीजें हमने नहीं करनी। आज ये वीडियो बनाने से पहले मैंने कुछ प्लेयर्स के साथ बात की। सिर्फ इतना बताऊंगा कि जिन प्लेयर्स के साथ मैंने बात की वो कराची की टीम के प्लेयर हैं जो फाइनल खेले हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू लेने के लिए कि क्या इंप्रूवमेंट्स होनी चाहिए थी प्लेयर्स के पर्सपेक्टिव से, क्या चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बेहतर करनी है, ताकि मैं उनके ऊपर आवाज उठा सकूं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने एक प्लेयर से पूछा। मैंने पूछा कि इस दफा बॉल कौन सा यूज हुआ था। पता तो मुझे था कि ड्यूक्स का बॉल है, अगर आपको नहीं पता तो दोबारा बता देता हूं। 2 किस्म के बॉल दुनिया में यूज होते हैं क्रिकेट में। एक होता है ड्यूक्स का बॉल जो कि इंग्लैंड में बनता है, और क्रिकेट की दुनिया में सिर्फ 2 कंट्रीज हैं जिनके अंदर ड्यूक्स का बॉल लगता है, एक इंग्लैंड खुद, दूसरा वेस्ट इंडीज। बाकी जितनी भी दुनिया है ना, ये पिंक कलर पे ना जाना, ओवरऑल बात कर रहा हूं, बाकी जितनी भी दुनिया है वो कोकाबुरा से खेलती है। कोकाबुरा का बॉल मशीन से बनता है, ये ऑस्ट्रेलिया में बनता है और फिर ऑस्ट्रेलिया से पूरी दुनिया में जाता है। अब जो इंडिया है वो अपना लोकल बॉल यूज करते हैं, पाकिस्तान भी
अपनी डोमेस्टिक में कभी कोई बॉल लगा देता है, कभी कोई बॉल लगा देता है, लेकिन एक जो स्टैंडर्ड बॉल होता है जो कि दुनिया की हर लीग में खेला जाता है, इवन अगर पाकिस्तान में पीएसएल की आप बात कर लो, पाकिस्तान की होम सीरीज की बात कर लो, पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज की बात कर लो, हर जगह कोकाबुरा का बॉल इस्तेमाल होता है। ड्यूक्स का बॉल सिर्फ इंग्लैंड में और वेस्ट इंडीज में होता है। यानी हम मोटा मोटा ये मान के चलते हैं कि जो ड्यूक्स का बॉल है वो सिर्फ 20% यूज होता है और जो कोकाबुरा का बॉल है वो 80% यूज होता है। अब आपका जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट है डोमेस्टिक का वो कायदे आजम ट्रॉफी है, मतलब आपका प्रीमियर टूर्नामेंट है, फर्स्ट क्लास। अब उस टूर्नामेंट में जो आप बॉल इस्तेमाल करेंगे वो कौन सा होना चाहिए? वो 20% वाला या 80% वाला? 80% वाला कोकाबुरा, जो तकरीबन पूरी दुनिया में खेला जाता है। इवन कल को ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान आना है, कौन सा बॉल यूज होगा? कोकाबुरा। आपने बांग्लादेश जाना है, कौन सा बॉल यूज होगा? कोकाबुरा। आप इंग्लैंड में 2-3 साल में एक दफा जाते हैं, तो ड्यूक्स का बॉल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस डोमेस्टिक के टूर्नामेंट में लगाया था। ड्यूक्स का बॉल 20% जिससे क्रिकेट खेली जाती है, 20% भी बहुत ज्यादा है यार। मतलब इंग्लैंड की क्रिकेट खेली जाती है, वेस्ट इंडीज में तो इतनी ज्यादा क्रिकेट अब होती भी नहीं है। कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, कभी इस पे डिटेल में आपको बताऊंगा कि वेस्ट इंडीज क्यों कोई टीम नहीं जाना चाहती, और जाती भी है तो वो एक मजबूरी होती है कि यार वो फुल मेंबर हैं तो वहां आपको भेजना ही भेजना है। एनीवेज वो आज का हमारा टॉपिक नहीं है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज से 4-5 साल पहले, मुझे याद है, डोमेस्टिक टूर्नामेंट में ना एक ड्यूक्स के बॉल की खबर मेरे कानों में आई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ड्यूक्स का बॉल यूज कर रहा है। फिर मैंने उसकी थोड़ी वेरिफिकेशन की तो मुझे पता लगा कि ये ड्यूक्स का जो बॉल है ना वो ओरिजिनल नहीं है। अच्छा, जो ओरिजिनल ड्यूक्स का बॉल है ना वो मुझे अभी एग्जैक्ट तो नहीं पता कि वो कितने का है, लेकिन आज से 2-2.5 साल पहले जब मैंने वो बॉल खरीदा था, मेरे ख्याल से, मुझे पाकिस्तान रुपीज में मैं बताऊं तो कोई 42,000 का था। ओरिजिनल बॉल जो इंग्लैंड के टेस्ट मैच में यूज होता है वो 2-2.5 साल पहले 42,000 का बॉल था। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना समझदार तो नहीं है कि वो बॉलों के ऊपर इतना खर्चा करे। तो 4-5 साल पहले इन्होंने ग्रेड 2 का ड्यूक्स बॉल इस्तेमाल करना शुरू किया था जो ओरिजिनल नहीं था। वो ज्यादा गलत बात थी। एक तो आप गलत बॉल यूज कर रहे हैं, आपको कोकाबुरा करना चाहिए, और अगर आप ड्यूक्स कर भी रहे हैं तो आप वो भी असल वाला नहीं कर रहे। तो जब मुझे आज एक हमारे क्रिकेटर ने बताया कि इस दफा कायदे आजम ट्रॉफी ड्यूक्स के बॉल से हुई है, तो फिर मैंने एक दो और फोन घुमाए। मेरा मकसद ये था वेरीफाई करना कि ये इस दफा इन्होंने ओरिजिनल ड्यूक्स इस्तेमाल किया है कि नहीं। तो 2 जगह से मुझे कंफर्मेशन आई कि भाई साहब इस दफा 100% ओरिजिनल ड्यूक्स का बॉल इस्तेमाल हुआ है, जो कि इंग्लैंड से हम काफी ज्यादा हमने बॉल मंगवाए थे, तो ओरिजिनल हमने ड्यूक्स का बॉल इस्तेमाल किया। अब अगेन सवाल मेरा आपसे दूसरा आज का ये है कि जिस बॉल से 80% क्रिकेट होती है वो बेहतर है बॉल, या जिससे 20% क्रिकेट होती है? ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि पाकिस्तान ने अगले साल इंग्लैंड जाना है 3 टेस्ट मैच खेलने, उसकी तैयारी में ड्यूक्स का बॉल लगाया होगा। और भाई इतने ये समझदार नहीं है। ये इतनी दूर की प्लानिंग अगर कर सकते हो ना तो हमारे यहां पे रोने ही खत्म हो जाएं। इनका कोई सर पैर नहीं है। तो बॉल का काफी इंटरेस्टिंग था कि कोकाबुरा होना चाहिए, लेकिन ये ड्यूक्स का बॉल यूज करते हैं जो कि कोई चीज सेंस नहीं बनाती। अब मैं आपको एक छोटा सा रेफरेंस देता हूं। आपको याद होगा हमारे एक बॉलर थे उस्मान शिनवारी, लेफ्ट आर्म, क्या शानदार उनको मूवमेंट मिलती थी। डोमेस्टिक में हमने उनका मैच देखा, उन्होंने इतना इतना बॉल उनका स्विंग हो रहा था, उनको यूएई भेज दिया गया कि यार वहां जाके आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। अब उस्मान शिनवारी श्रीलंका के अगेंस्ट यूएई में डेब्यू कर रहा है, दरमियान में बॉल ही नहीं आ रही। कोई वो वाइड कर रहा है, कोई बिल्कुल ऑफ स्टंप से बाहर, कोई डाउन द लेग साइड, वाइडों पे वाइड है। तो बाद में उससे पूछा गया, उस्मान साहब आप कोई हफ्ता पहले उधर पाकिस्तान में किसी को हिलने नहीं दे रहे थे, अब आपका बॉल 3 विकेटों के दरमियान नहीं आ रहा। तो हमारे उस्मान शिनवारी भाई पता क्या कहते हैं? भाई साहब मैंने तो जिंदगी में पहली दफा कोकाबुरा का बॉल देखा है। अब आपको मेरा पॉइंट समझ आया? ये देखने में आपको शायद दोनों एक जैसे बॉल लगे, पिंक कलर पे ना जाना, वो भी रेड बॉल में रख लेता, चलो ये वीडियो से पहले बेहतर हो जाता। शायद एक आधी पड़ी भी हो, यहाँ पे नहीं होगी, वो सामने पड़ी हुई है और अभी मैं जा नहीं सकता,
मुझे वीडियो में कट लगाना पड़ेगा, तो यही ठीक है फिलहाल। तो उस्मान शिनवारी ने कहा कि भाई साहब मैंने तो जिंदगी में पहली दफा कोकाबूरा की बॉल पकड़ी है, तो प्लेयर का तो कोई कसूर ही नहीं है। जो बॉल आप डोमेस्टिक में बच्चों को दे रहे हो, चलो अभी ये ड्यूक्स दे रहे हैं, इससे पहले ये अपना एक लोकल बॉल यहां का यूज करते थे। तो बॉल्स में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत ज्यादा चेंजेस किए हैं, और बॉल ही तो वो मेन चीज है यार जिससे बॉलर ने बॉल करनी है, दूसरी तो कोई चीज ही नहीं है। जमीन आसमान का फर्क होता है कोकाबूरा के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल करना और ड्यूक्स के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल करना। जो कोकाबूरा का बॉल होता है ना, वो मशीन का बॉल होता है, उसकी जो सलाई होती है वो बड़ी जल्दी अंदर दब जाती है, बड़ा जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन जो ड्यूक्स का बॉल है वो हैंड स्टिच होता है, यानी ड्यूक्स के बॉल की जो सलाई होती है वो बाहर उभरी होती है, बहुत ज्यादा बाहर उभरी होती है, और उसको बहुत टाइम लगता है सलाई को अंदर जाने में। इसीलिए आप देखते हो कि इंग्लैंड में नया बॉल थोड़ी देर के बाद पुराना होता है लेकिन उसकी जो मूवमेंट होती है वो थोड़ी देर के बाद खत्म होती है। तो जमीन आसमान का फर्क होता है। तो आप जो अपनी प्रोडक्ट को रेडी कर रहे हो, आप गलत बॉल से रेडी कर रहे हो। हां, अगर कोई यहां पे ये कहना चाहता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंग्लैंड के लिए पूरी फर्स्ट क्लास ड्यूक से करा गया है, तो यार आपने आंखों के आगे हाथ रखना है तो आप रख लो, लेकिन मैं नहीं रखूंगा। अच्छा, दूसरी बात, और मैंने बहुत दफा इससे पहले बात की हुई है, मैंने उस भाई से पूछा, मैंने कहा यार आप लोगों को खाने कौन से मिल रहे थे? अच्छा, उस प्लेयर के साथ ना मैंने ड्रेसिंग रूम भी शेयर किया हुआ, चलो एक हिंट मैंने दे दिया। कभी काम किया होगा किसी सीरीज में या कहीं पे, तो वो ड्रेसिंग रूम में होता था हमारे। तो मैंने कहा यार आप लोगों को कौन से खाने मिल रहे हैं? वही वाले जो हम खाते थे। उसने कहा हाँ जी, वही कोरमा, वही चिकन। तो मतलब आपकी जो डोमेस्टिक का प्रीमियर टूर्नामेंट है, आज भी जो उसके खाने थे वही मटन कोरमा, वही चिकन कढ़ाई, कभी चिकन कोरमा। और ये मेरी सामने देखी हुई बातें हैं, ये सुनी सुनाई बातें नहीं है। जब मैं कराची किंग्स के साथ था ना, ये पाकिस्तान सुपर लीग की आपको मैं बात बता रहा हूं, पाकिस्तान सुपर लीग की, मैंने मीठे में गुलाब जामुन देखे हुए ड्रेसिंग रूम के अंदर, मैंने मीठे में हलवा तक देखा हुआ है, और कभी खीर होती थी। खाने का मजा तो बहुत आता था, लेकिन हम स्पोर्ट्समैन रेडी कर रहे हैं, हम एथलीट रेडी कर रहे हैं। और जो मटन कोरमे और चिकन कोरमे में जितना तेल पाकिस्तानी खानों में डलता है, वो मेरा ख्याल है आपको बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, वहां पे बारबेक्यू भी होता है, वहां पे सलाद भी होता है, वहां पे हमस भी होती है, हर चीज होती है। लेकिन हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर चिकन, मटन, बिरयानी, इन सब को छोड़ के, एक दिन हलीम भी था बाय द वे, प्रैक्टिस थी। हाँ, जलमी और कराची की प्रैक्टिस थी, कराची में इकट्ठी दोपहर के टाइम, उस दिन हलीम भी था। मुझे याद है मैंने हलीम खाया था चावलों के ऊपर डाल के। वो कराची में काफी चलता है ना चावल के ऊपर हलीम का कॉम्बिनेशन। मैंने कहा चलो हम भी बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, हम भी ये खा लेते हैं। तो मजा कोई नहीं आया था, मतलब मुझे चावल के ऊपर हलीम का कॉम्बिनेशन समझ नहीं लगता। आई एम सॉरी अगर किसी को ये बहुत पसंद है। एनीवेज, तो हलीम भी मुझे उस पॉइंट ऑफ व्यू से याद है। लेकिन हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इतने समझदार थोड़ी है कि उनके सामने आप मटन, चिकन, हलीम, गुलाब जामुन ये चीजें रख दें और वो बारबेक्यू खाएं, वो सलाद खाएं। हाँ, प्लेयर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, लेकिन जो माई बाप है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो कई सालों से, बल्कि शुरू से सेम खाने दे रहा है। अच्छा, सबसे पहले मैंने ड्रेसिंग रूम का खाना पता कब ऑब्जर्व किया था? अब मुझे एग्जैक्ट साल नहीं याद। मैं फवाद आलम का इंटरव्यू करने गया, बहुत पुरानी बात है, या 2013 की बात है या 2014 की बात है। मुझे वो तस्वीर होनी चाहिए मेरे पास, अगर वो तस्वीर हुई तो मैं यहां पे आपके सामने लगा भी दूंगा। तब मेरी दाढ़ी मूछ भी शायद नहीं थी, काफी पुरानी बात है। तो फवाद आलम ने ना मुझे लंच ब्रेक में बुलाया हुआ था। अब ये वो जमाने हैं जहां पे इतनी सख्तियां नहीं होती थी, आप ड्रेसिंग रूम के पास भी चले जाते थे, ड्रेसिंग रूम के अंदर भी चले जाते थे। तो फवाद आलम अपने कम बैक करने की कोशिश में थे, और बड़ी उस टाइम हाइप बनी हुई थी कि फवाद आलम को टीम में होना चाहिए। फिर वो आए भी थे टीम में, बहुत ही पुरानी बात है। और ये कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी का मैच ऑब्वियसली हमारे लाहौर के स्टेडियम में था, कदाफी स्टेडियम में। तो मैंने ड्रेसिंग रूम के अंदर जब लंच ब्रेक में मेरी फवाद आलम के साथ कमिटमेंट थी, तो मैंने देखा ना खाना क्या है, तो वो वही खाना था जो देगों में आता है, मतलब मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, बिरयानी। ये 2013-14 की बात है। और अब आप देखो, स्पेशली 2018-19 में
दुनिया में कुछ ऐसे फिट क्रिकेटर्स आए हैं जिनकी बदौलत क्रिकेट में नजरिया ही बदल गया है फिटनेस का। उसके बाद भी हम नहीं बदले, हम आज भी वही खाने खिला रहे हैं लड़कों को, हम आज भी वही खाने दे रहे हैं। चलो प्लेयर्स को तो आप और मैं रगड़ा लगा देते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्रीमियर डोमेस्टिक टूर्नामेंट, और यार आप उसमें ऐसे ऐसे खाने दे रहे हैं, खुद अपने हाथ से अपनी प्रोडक्ट को आप खराब कर रहे हैं। एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एप्रिशिएट करने के लिए बहुत मुश्किल से कोई चीज मिलती है, चीजें इतनी ज्यादा गलत हैं। सिलेक्शन के मसले हम रोज डिस्कस करते हैं, 10-10 दिन पहले आपके लड़के ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। अच्छा, यहीं से मैं अपना दूसरा पॉइंट आपको शेयर करता हूं। अब अपने जहन में, अपने दिमाग में कोई से 3 प्लेयर सोच लो, वो प्लेयर आपने मुझे नहीं बताने, इसको एक गेम समझ लो। 3 प्लेयर आपने अपने दिमाग में सोचने हैं, पाकिस्तान टीम के प्लेयर, परमानेंट प्लेयर। वो 3 प्लेयर अपने दिमाग में सोचना जिनको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, चाहे वो क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे आपको लगे यार इसका रिदम नहीं है, चाहे आपको लगे कि कोई फलां फॉर्मेट में फिट नहीं हो रहा, उसको इंप्रूवमेंट के लिए डोमेस्टिक में जाना है। किसी भी किस्म की इंप्रूवमेंट अगर किसी प्लेयर को चाहिए तो अपने दिमाग में 3 प्लेयर सोच लो। अब मैं आपके सामने जो हमारे पाकिस्तान के प्लेयर हैं, जिन्होंने पाकिस्तान से क्रिकेट खेली हुई है, उनके नाम बताऊंगा और उन्होंने कितने मैच डोमेस्टिक में खेले हैं इस सीजन कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में। आपने यह देखना है कि जो 3 प्लेयर आपने सोचे थे, क्या उनमें से कोई एक इस लिस्ट में है, और अगर है तो उसने कितने मैच खेले। ठीक हो गया। चलो अब मैं प्लेयर्स के नाम लेना शुरू कर रहा हूं, आपने बस अपने प्लेयर का फौरन से हाथ खड़ा करना है, बस दिल ही दिल में कि हाँ यार ये मेरा एक प्लेयर आ गया है, इसको इंप्रूवमेंट के लिए होना चाहिए था, ये है। चलो शुरू करते हैं। खुशदिल शाह 9 मैच इन्होंने खेले हैं कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के। शान मसूद 5 मैच खेले हैं। इफ्तिखार अहमद चाचा 6 मैच खेले हैं। मोहम्मद हुरैरा 10 के 10 मैच खेले हैं। मोहम्मद हारिस विकेट कीपर 9 मैच खेले हैं। हसन अली बॉलर हमारे 4 मैच खेले हैं। हुसैन तलत 5 मैच खेले हैं। पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया हुआ था इन्होंने, उसके बाद आके इन्होंने 5 मैच खेले हैं। मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूं हुसैन तलत को। तैयब ताहिर 9 मैच खेले हैं। साउद शकील कराची के कप्तान, कराची को कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जितवाई, पाकिस्तान टेस्ट के वाइस कप्तान, 6 मैच खेले हैं। फखर जमान ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम के साथ भी होते हैं, फिर कम टाइम मिलता है, 3 मैच खेले हैं। अब्दुल्ला शफीक 6 मैच खेले हैं। उस्मान खान विकेट कीपर 3 मैच खेले हैं, और मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूं क्योंकि पाकिस्तान टीम के साथ थे, फौरन टाइम मिला, फौरन आके इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इमामुल हक 3 मैच, आमिर जमाल 7 मैच, मोहम्मद अब्बास 7, आसिफ अफरीदी 5, कामरान गुलाम 5, हसीबुल्ला 2, जहादात खान 6, मूसा अली हसन नवाज जिनको पहले रिलीज किया गया, फिर पाकिस्तान टीम में शामिल कर लिया गया, ड्रॉप क्यों किया था नहीं पता, शामिल क्यों किया इनकी अपनी लॉजिक है। साजिद खान हमारे स्पिनर 5 मैच, फैसल अकरम 2 मैच, एक नाम आ ही गया जो मैं ढूंढना चाह रहा था, नसीम शाह 1 मैच। यहां पे मेरी ये लिस्ट खत्म होती है। अब मुझे ये बताओ, बल्कि मुझे ना ही बताओ, अगर आपने अपने दिमाग में किसी एक स्पेसिफिक प्लेयर का सोचा था कि यार इसको इंप्रूवमेंट के लिए डोमेस्टिक में जाना चाहिए, तो क्या उसका नाम इस लिस्ट में था? मेरा ख्याल है 99% चांसेस हैं कि उन 2-3 प्लेयर्स का नाम इस लिस्ट में नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक खेलना ही नहीं चाहिए। अगर वो डोमेस्टिक खेलना चाहते तो इस लिस्ट में होते। तो इंप्रूवमेंट कहां पे होती है? डोमेस्टिक में, लीग्स में जाके नहीं होगी। और ये पिछली 2 वीडियोस में मैं पिट पिट के थक गया हूं कि लीग्स वाले चूरन मेरे सामने नहीं बेचने, वो मैं नहीं खरीदूंगा। तो आपके सामने एक वजह है कि क्यों आपकी क्रिकेट नीचे जाती है। बाकी इंटरेस्टिंगली इस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के जो हमारे टॉप के बैटर्स हैं या टॉप के बॉलर्स हैं, बैटर्स में ऑब्वियसली साद बेग 1000 रन उन्होंने अपने पूरे किए हैं। शुमाइल हुसैन, शाहजेब खान, साद खान, अजान अवैस का नाम आप सुनते हो। आप बॉलर्स में आ जाओ, बॉलर्स में अली उस्मान, साकिब खान, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, साजिद खान, उसामा मीर। यानी मकसद ये है कि जो आपके टॉप के परफॉर्मर हैं,
आप इनको अब आगे क्या प्रोवाइड कर रहे हो? मैं थोड़ा सा प्लॉट ये करना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान में हम अक्सर ये देखते हैं कि यहाँ पे 38, 39, 40 वालों को टेस्ट क्रिकेट खिलाई जाती है। आप वाइट बॉल में आ जाओ, वाइट बॉल में आपकी प्रेफरेंस नहीं होता किसी नए बच्चे को खिलाना। तो पाथवे क्या है? अगर साद ने यहाँ पे टॉप किया, 1000 रन बनाए हैं, तो उसका पाथवे क्या है? उसको आगे आप क्या प्रोवाइड करेंगे? उसको क्या आप 15 में कभी टेस्ट में शामिल करेंगे? क्योंकि होता तो यह है कि 2021 से रुहेल नजीर जैसा विकेट कीपर, जो कि एक शानदार विकेट कीपर है, वो पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल करता है, लेकिन आज तक वो डेब्यू नहीं कर पाया। और अभी हम 2026 में एंटर होने लगे हैं। 22, 23, 24, 25, 26, 5 साल हो गए। आप किसी बच्चे को स्क्वाड में कैरी करते हो, मिसाल के तौर पे फैसल अकरम, आप ड्रॉप कर देते हो और एक 38 साल से ज्यादा उम्र वाले बंदे को डेब्यू करा देते हो। तो आप प्रोवाइड क्या कर रहे हो अपने प्लेयर्स को? तो चीजें बहुत ज्यादा गलत हैं बॉस, चीजें बहुत ज्यादा गलत हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में इतनी चीजें गलत हैं कि आप रोज इन पे बात कर सकते हैं, जो कि हम करते भी हैं, लेकिन चीजें नहीं मुकती, चीजें नहीं मुकती। लेकिन चलो, कराची टीम को बहुत ज्यादा मुबारक हो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी ये जीतने में। क्वालिफिकेशन पे मैं बिल्कुल शुरू में बात कर चुका हूं कि मेरा उस पर क्या पर्सपेक्टिव है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी से कराची के स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन जो शुरू होनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिरे से वो नया स्टेडियम बनने वाला है, सिरे से तो सारे ही स्टेडियम नए बनने वाले हैं, चाहे वो फैसलाबाद का हो या कोई भी आपका पाकिस्तान का स्टेडियम हो। अच्छा, आप एशेज पे वापस आ जाते हैं। आपको पिछले 2 दिन से मैं एक बात बता रहा था कि ये जो ब्रिस्बेन का पिच है, ये टाइम के साथ जाके ना थोड़ा स्लो होगा, बॉल नीचे बैठेगा, सीधा होता जाएगा। और इसमें अगेन मेरा कोई कमाल नहीं था कि ये विकेट थोड़ी स्लो हो जाएगी। मैंने इंटरव्यू पढ़ा था एक ब्रिस्बेन गाबा के पिच क्यूरेटर का, और तब भी मैंने आपको रेफरेंस दिया था कि वो भाई साहब बता रहे थे कि मैंने पिच ही ऐसी बनाई है कि ये 3 दिन तक अगर टेस्ट मैच चला गया तो चौथे 5वें दिन यहां पे गेम बड़ी स्लो जानी है। और आज स्पेशली जिस बॉल पे बेन डकेट आउट हुआ, ये आपके सामने पिक्चर भी मौजूद है, देखो भाई साहब, बॉल उठा ही नहीं, मतलब उसकी बल्ले की टो पे लग के बॉल पीछे विकेटों को टकरा गया, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट भी वहां पे मिली ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि नया बॉल सरवाइव कर लिया था। और पहली विकेट जो बेन डकेट की मिली, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया का सिलसिला नहीं रुका अटैक करने का। और मैं टू बी ऑनेस्ट, आज एशेज के दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन था कि मैं सारा मैच नहीं देख सका, यानी कुछ मसरूफियत थी, तो मैं ऑन एंड ऑफ देख रहा था। मैंने एक एक बॉल बैठ के नहीं देखी, तो मैं थोड़ा फेयर होके आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां बैठ के मैं ईमानदारी का मुजाहरा करूं। क्योंकि बहुत आसान है यार स्कोर कार्ड देख के ये शो करना कि मैंने तो सारा मैच देखा है। तो आज मैं पूरा दिन नहीं देख सका, लेकिन मैंने सुबह भी तकरीबन 1.5 घंटा देखा है, और दोपहर को भी तकरीबन 45 मिनट देखा है, और आखिरी सेशन मैंने पूरा देखा है। तो कंप्लीट डे मैंने नहीं देखा, लेकिन जो मेरे पूरे दिन की ऑब्जर्वेशन थी एशेज की, वो आज के दिन की वही थी कि विकेट कोई बहुत ज्यादा डबल पेस नहीं है, लेकिन डबल पेस वाला फैक्टर इसमें आना शुरू हो गया है, जिसका रेफरेंस मैंने आपको बेन डकेट के विकेट से दिया। वो आपको अक्सर टेस्ट क्रिकेट में नजर आता है ना कि जैसे जैसे आप चौथे 5वें दिन के करीब जाते हैं तो विकेट डबल पेस हो जाती है, आपको डिफरेंट पैचेस नजर आते हैं, तो वो पैचेस भी पड़ना शुरू हो गए हैं, जिसका मतलब है कि चौथा 5वां दिन स्पिनर्स का रोल यहां पे बहुत ज्यादा आ जाएगा। और वहां पे ऑस्ट्रेलिया ने नेथन लॉइन को नहीं डाला, लेकिन शायद वहां तक बात ना जाए। अब जितना भी आज मैंने मैच देखा ना, जब जब मैं देख रहा था कि विकेट डबल पेस हो रहा है, एट टाइम्स बॉल थोड़ा सा नीचे रह रहा है, तो श्रीलंका ने जब हमारी ट्रांसनेशन सीरीज थी, एक चीज बड़ी अच्छी अडेप्ट की थी, और उसके बाद वो पाकिस्तान ने भी चीज शुरू की। उनको पता था कि बॉल नीचे रह रहा है, तो उनकी टेक्निक ही चेंज होगी, वो बॉल के ऊपर आके थोड़ा नीचे लो रह के उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। वही चीज बेन डकेट की विकेट के बाद आज मुझे इंग्लैंड भी करती नजर आई। तो जब आप ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशंस में थोड़ा सा देख के खेलते हो ना, और एकदम ऑकवर्ड बाउंस भी आएगा, मतलब एट द एंड ऑफ द डे है तो भाई वो ऑस्ट्रेलिया की मट्टी, उस पे बॉल उठना है, और जब उठेगा तो वो लगेगा भी। तो थोड़ा सा ना हेजिटेट हो रहे थे इंग्लिश बैटर्स, और वहीं पे ऑस्ट्रेलिया गेम में वापस आया,
सब ने कंट्रीब्यूट किया। 2 विकेटें मिचेल स्टार्क की, 2 विकेटें माइकल नेसर की और 2 विकेटें स्कॉटी बॉलैंड की, जिन्होंने ऊपर से बेन डकेट को आउट करके सिलसिला शुरू किया। अब कहानी यह है कि इंग्लैंड के 134 पे 6 आउट हैं अपनी दूसरी इनिंग्स में, और जो गैप है वो सिर्फ 43 रन का रह गया, 43 रन का। थोड़ा सा आपको रिफ्रेश करा देता हूं। पहली इनिंग्स में इंग्लैंड ने 334 बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करते हुए 511 करके गई। फिर दूसरी इनिंग्स में अभी इंग्लैंड खेल रही है 134 पे, लेकिन उनके 6 आउट हैं और 43 रन का डिफरेंस है। यानी इंग्लैंड ने इनको टारगेट देना है और उनके 6 आउट हो गए हैं। तो कितना वो टारगेट दे देंगे? मतलब क्रीज पे बेन स्टोक्स खड़ा हुआ है और विल जैक्स है, इसके बाद इनकी पूरी टेल है, ब्रेडन कार्स, एटकिंसन और जोफ्रा आर्चर, जिसने पिछले मैच में क्या कैमियो खेल दिया था। मतलब कल चौथा दिन है और शायद कल एशेज का रिजल्ट आ जाए, बल्कि आ ही जाएगा क्योंकि 6 आउट हैं। लेकिन बेन स्टोक्स अकेला क्या कर सकता है? कर तो खैर बेन स्टोक्स बहुत कुछ सकता है, अब कल करना पड़ेगा बेन स्टोक्स को। मतलब बेन स्टोक्स, मुझे याद है जब ये गाबा टेस्ट मैच का टॉस करने आए ना, तो उनसे पूछा भी गया कि क्या ये आपकी करियर का सबसे इंपॉर्टेंट एक फेज है, क्योंकि आप पहले टेस्ट मैच हारे हुए हैं, एशेज में आप इंग्लैंड को लीड कर रहे हैं। तो बेन स्टोक्स ने हामी भरी थी इस बात पे। तो एक मौका किस्मत ने बेन स्टोक्स को दिया, और ये कोई पहली दफा नहीं है कि बेन स्टोक्स अपनी टीम को अकेले आगे ले जाएंगे। हमने हेडिंगले में भी देखा, हमने 2019 के वर्ल्ड कप के फाइनल में भी देखा, वो तो खैर डिबेटेबल है, लेकिन बेन स्टोक्स की जो सर्विसेज हैं इंग्लिश क्रिकेट टीम के लिए, उसके ऊपर हमें कोई डाउट नहीं है। तो बेन स्टोक्स के पास एक बहुत मुश्किल मौका है, लेकिन भाई साहब यही वो लम्हे होते हैं जिनको आप लाइफ टाइम मेमोरीज में चेंज कर देते हैं। बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, लेकिन कल अगर बेन स्टोक्स विकेट पे टिक गया और दूसरे एंड से टेल एंडर साथ देते गए, मतलब अगर 43 रन का डिफरेंस है, अगर ये कोई 200 का टारगेट दे देना, जो कि बहुत मुश्किल है, तो शायद आपको थोड़ी फाइट नजर आए। इंग्लैंड पूरी जान लड़ा देगा, और एशेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंग्लैंड ये टेस्ट मैच जीते और 1-1 सीरीज हो जाए, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। लग तो ऐसा रहा है कि कल ऑस्ट्रेलिया आके इनकी बाकी 4 विकेटें लेगा और शायद 43 रन का डिफरेंस है वो खत्म ही ना हो, और ऑस्ट्रेलिया ये वैसे ही एक इनिंग से मैच जीत जाए। ऐसा भी हो सकता है, यू नेवर नो, बट कल इसको डिस्कस करेंगे। लगता है ऐसा ही है कि कल रिजल्ट आ जाएगा। एनीवेज, आपको कल मैंने बताया था कि एक खबर मेरे हाथ लगी पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड, जिसको मैं कंफर्म करूंगा। आपको इंतजार होगा डेफिनेटली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो खबर अभी भी मुझे उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, और वो खबर इतनी एक्सक्लूसिव है कि वो अगर मैं दूंगा ना, तो वो सारे मीडिया हाउस उसको चलाएंगे। तो मैं उसको तब तक शेयर नहीं करूंगा जब तक मुझे 100% उसके ऊपर बिलीव ना हो कि हाँ यार ये खबर पक्की है। तो मैं लगा हुआ हूं उसके ऊपर, है T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड, और काफी मतलब बड़ी खबर है, जो सब इंतजार कर रहे हैं ना कि क्या ऐसा होगा या क्या वैसा होगा, वो वाली खबर है। तो वो पक्की हो जाए, वो अगर आज रात को पक्की हो गई तो कल दे दूंगा, तो सिर्फ उसका इंतजार है मुझे। लेकिन अभी कम से कम मुझे 2 जगह से वो खबर पक्की करनी है। तो देखते हैं जी, कल एक नई वीडियो में इंशाल्लाह रात को 7:30 बजे आपसे मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड नाइट।